चलिए, बहुत दिन बाद फिर से मैं लाइव में आ रहा हूँ। बहुत दिन तो नहीं हुए, लगभग एक दिन ही हुआ, क्योंकि आज से पहले भी मैंने न्यूज़ लाइव कवरेज किया है। और जितने भी दोस्त हैं आप लोग जुड़ जाइए। आज मैं फिर से एक बहुत बड़े टॉपिक पर डिस्कस करूंगा। और आप लोग कैप्शन को देख रहा होगा कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा पैसा किसका पास है। आज मैं थोड़ा सा खुलासा करता हूँ, और सभी को जब खुलासा करता है ना, उस समय जब हकीकत लोगों को करवा लगता है। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि दुनिया में क्या है, जो बहुत ईमानदार होता है उसका पास कम पैसा होता है, और जो सच्चाई होता है ना, जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उसके पास दुश्मन ज्यादा होता है। ये आप लोगों ने सुना होगा। और आपके जो परिवार के लोग या फिर आपके जो बड़े हैं, उन्होंने भी बताया होगा। कई बार ऐसे होता है कि जो सच्चाई के राह पर चलता है उसके पास बहुत सारे कठिनाइयां आती है, उसके पास दुश्मन ज्यादा होता है। और जो ईमानदार होता है उसके पास पैसा नहीं होता है। और आज के जमाने में ऐसा भी कहते हैं ना कि जिसका पास फॉर्च्यूनर चाबी है और जिसका पास स्कॉर्पियो चाबी है, उसको नौकरी आराम से या फिर सरकारी दफ्तर में आराम से काम मिल जाता है, और उसको बहुत इज्जत दी जाती है। लेकिन हकीकत में जो समाज के लिए काम करता है उसको कहीं भी कुछ भी रेस्पेक्ट नहीं मिलता है। ये भी आपने सुना होगा। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत पसंद आएगा। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा पैसा किसका पास है, थोड़ा सा इस विषय पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और बहुत जरूरी है, अभी इलेक्शन का मौसम है, और सभी लोग अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी में अपना वोटर्स को लुभाने के लिए खासकर कैंडिडेट है ना, ये घूम रहा है। और उनको पता है कि उसको केवल 1 या 2 महीना मेहनत करना है, और पूरा 5 साल वो आराम से अपना मस्त से काम करके पैसा कमा लेगा। और वो सच्चाई दिल से अपने जनता के लिए काम नहीं करेगा, वो आप सभी को पता है। तो आज इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैं आप सभी को बता दूंगा कि एक्चुअल में अरुणाचल प्रदेश में आज के समय में सबसे ज्यादा पैसा किसका पास है, और इसको बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश हम लोग बोलता है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर आज के समय देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा करप्शन, अगर हम लोग पूरा देश की बात करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा करप्शन अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो सच्चे रूप से और जो सच्चाई जानता है ना, वो कुछ बोलता नहीं। और जो लोग करता है वो भी कुछ बोलेंगे नहीं, और जो बोलता है उसका दुश्मन बन जाता है। प्रॉब्लम ये है। तो अरुणाचल प्रदेश में ये चल रहा है। तो आज मैं आप सभी को खुलासा करता हूं, सभी को बताता हूं कि अरुणाचल प्रदेश में दरअसल किसका पास सबसे ज्यादा पैसा होता है अभी के समय। बिजनेसमैन। दरअसल बिजनेसमैन को हम लोग करप्शन तो नहीं बोल सकते, ये लोग अपने मेहनत से पैसा कमाता है, इसको हमको मानना होगा। जो बिजनेस करता है, ये लोग पाई पैसा को एक करके उसके बाद उसको कमाता है, और उसके बाद उसको बनाता है। 1000 से 2000, 2000 से 20000, 20000 से 2 लाख, 2 लाख से 20 लाख, 20 लाख से 40 लाख, उसके बाद करोड़ बनाता है। बहुत मेहनत करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो बिजनेस काम करता है, जो बिजनेसमैन है, अपना मेहनत से पैसा कमाता है, इसको हम लोग साइड में रखते हैं। दूसरा जिसके पास पैसा है, कंट्रैक्टर। आज के समय में अरुणाचल प्रदेश में कंट्रैक्टर के पास पैसा क्यों है, आपको बता देता हूं। अभी आप किसी भी ए क्लास कंट्रैक्टर को देख लीजिए, या फिर बी क्लास, या फिर सी, या फिर हम लोग इसमें पाइप होता है 1 2 3 4 5, उसको दरअसल पाइप से नीचे आता है, क्योंकि पाइप सबसे लोएस्ट होता है। 1 फर्स्ट होता है, जो नेशनल लेवल में, स्टेट लेवल में, या फिर इंटरनेशनल लेवल में भी वो कंट्रैक्ट काम कर सकता है। हालांकि मैं इंटरनेशनल जो काम करता है या फिर नेशनल लेवल जो काम करता है, मैं उसके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं केवल अरुणाचल में जो लोग काम करते हैं उसके ऊपर मैं अपना पॉइंट को फोकस कर रहा हूं, क्योंकि ये जरूरी है बताना। आजकल कंट्रैक्टर के पास पैसा क्यों है, आपको पता है। कंट्रैक्टर हाईवे बनाता है, यानी एक कंट्रैक्टर के तौर पे हाईवे बनाया जाता है। पीएमजीओएसवाई रोड को बनाता है, और सरकार के बड़े बड़े घर है ना, ये कंट्रैक्टर लोग ही बनाता है। तो यहां पर उनके पास पैसा क्यों होता है, सबसे बड़ा कारण ये है कि वो लोग रोड को क्वालिटी रूप से नहीं बनाता है, वो डीपीआर के मुताबिक काम को नहीं करता है, जिस कारण से आज के समय उसके पास पैसा है। दोस्त, आप लोग प्लीज इसको शेयर कीजिए, इसको जितना हो सके शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि उन तमाम लोगों तक पहुंचना चाहिए ना जो लोग करप्शन कर रहा है। तो वो लोग हाईवे निर्माण करता है, अच्छी बात है। हाईवे आज के समय में, हाईवे के थ्रू हम लोग अपने एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहा है। लेकिन जब उसी हाईवे को अगर हम लोग उसका क्वालिटी चेक करेंगे,
या फिर उसका डीपीआर चेक करेंगे, वो हाईवे उसके मुताबिक नहीं है। मैं इसको दावे के साथ बोल सकता हूं। तो मैंने लास्ट टाइम में जब इस खबर को, जब भी मैं हाईवे का बात करता हूं उस समय में आपको मैंने जिक्र किया है कि आज के समय तक जो है एनएच जो नेशनल हाईवे 415 है, पैकेज ए का जो है आज तक आरटीआई जब देता है तो यहां से डीसी क्यों प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, या फिर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट क्यों प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, या फिर हाईवे को जो चेक करता है वो लोग क्यों प्रोवाइड नहीं कर पाता है। कारण यही है क्योंकि उन्होंने गाइडलाइंस के हिसाब से डीपीआर के मुताबिक काम किया ही नहीं। तो जिसमें हम लोग क्वालिटी की बात करते हैं, आज भी आप हाईवे को देखिए, आज भी ईटानगर का हाईवे को आप लोग देखिए कि जगह जगह में जो है हाईवे का जो है हम लोग बोलते हैं ना चिकन पॉक्स, जगह जगह में वो गुटी निकल गया, जगह जगह में जो है चिकन पॉक्स निकल गया, जहां पर लोगों को चलने में दिक्कत होती है। और हाईवे में जाके देखिए पानी स्टेगनेंट होता है, जगह जगह में पानी रुकता है, लेकिन पता नहीं ये हाईवे का इंजीनियर कहां पर के आता हुआ हमको आइडिया नहीं है। क्योंकि उसका भी गाइडलाइंस है कि जब आप ड्रेनेज बनाया जाता है, पानी रास्ता को कैसे बनाना है, पानी को इस तरह बहने के लिए या फिर उस तरह बहने के लिए उसका निकास कहां हो, प्रवेश कहां से हो, निकास कहां से हो, ये चीज क्लियर होना चाहिए। ये आपको ईटानगर में दिखाई नहीं देगा। आपको यहां पर जो है पानी स्टेगनेंट होते हुए, पानी जमते हुए, जहां पर कुआं बनते हुए आपको दिखाई देगा। तो यहां पर करप्शन होता है, ड्रेनेज सिस्टम को उन्होंने ठीक से नहीं बनाया। और आज के समय में आप देखिए, जहां यहां से आप जब नाहरलगन की ओर जाएंगे, आप ठीक मिथुन गेट पार करके, तोडो होटल पार करके आगे देखिए, रोड का हालत को देखिए। 6 किलो हम लोग बोलते हैं, उस तरह में जाइए, रोड का हालत कैसे है, बिल्कुल खराब है। क्या वो इंजीनियर जिन्होंने इसको बनाया, वो कंट्रैक्टर और वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो एई है, हाईवे का एई ये बोलता है, जेई ये बोलता है, क्या उसको मॉनिटरिंग नहीं करता है क्या? क्या वो कंट्रैक्टर मालिक उसको नहीं देखता है क्या? या फिर पीडब्ल्यूडी जो हाईवे को देख रहा है, जो इंजीनियर उसको चेक नहीं करता है क्या? तो यहां पर जो है क्वालिटी कमजोर होता है, जिस कारण से आज के समय में कंट्रैक्टर के पास पैसा है। ये पहली बात। लेकिन मैं सभी कंट्रैक्टर पर नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि जो जो गलत काम किया है मैं उस पर बात कर रहा हूं, और जो लोग सही काम कर रहे हैं वो आप खुद को नहीं मानना, क्योंकि आप सही काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं उस पर मैं फोकस कर रहा हूं। अभी हम लोग चलते हैं पीएमजीएसवाई रोड। अरुणाचल प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट में पीएमजीएसवाई रोड, जिसे हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से जानते हैं, यह काम चल रहा है। लेकिन इसमें कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है? कोई एमएलए का बाई करता है, कोई मिनिस्टर का बाई करता है, या फिर कोई उनका बेटा के काम करता है, या फिर उनका कोई बाई का काम करता है, या फिर उनका कोई पत्नी के काम जो है, पत्नी का काम जो है काम कर रहा है। पीएमजीएसवाई रोड को उठा के देखिए, स्टेट का कहीं भी क्वालिटी नहीं है। अगर क्वालिटी चेक करता है जो पीएमजीएसवाई, जो आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या यहां पर जो है जो क्वालिटी को चेक करने वाला ऑफिसर जो क्या सो रहा है क्या? आप अरुणाचल के जितना भी पीएमजीएसवाई रोड को उठा के देख लीजिए। अगर मैं कहूं 90/10 होगा, जहां पर हो सकता है कि 10% अच्छा काम हुआ होगा, लेकिन 90% काम अच्छा नहीं हुआ है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। जिस कारण से आज के समय में कंट्रैक्टर के पास पैसा है, क्योंकि वो क्वालिटी मेंटेन नहीं करता, क्योंकि डीपीआर के मुताबिक काम नहीं कर रहा है। ये सच्चाई है, और सच्चाई सबको चुभता है, ये सच्चाई है। ये लोग जो है इसलिए पैसा है। दूसरा जो है, यही कंट्रैक्टर जब हाईवे का जो काम आता है तो उसमें बैक टू बैक टेंडर लेता है। ये एक कारण बन गया है कि हमेशा बैक टू बैक लेकर के काम करना। एक पाम तो जीतता है उधर कहीं अलग स्टेट का, लेकिन उसका जो है पाम को लेकर के यहां कोई लोकल काम करता है। तो जब कोई टेंडर मालिक जो है बाहर से जीत के आएगा, जब वो बैक टू बैक मारेगा, क्या वो टेंडर मालिक जिन्होंने सही मायने में जीता है, क्या वो फायदा नहीं चाहेगा? क्या वो फायदा चाहता है? फायदा चाहने के वजह से वो जो है बैक टू बैक टेंडर दे देता है, लेकिन वो अपना पर्सन को रख लेता है। जब इसी पर्सन को जो है वो ले लेता है, तो बैक टू बैक टेंडर जीतने वाला फिर सोचता है कि वो भी फायदा कमाएगा। जब वो फायदा कमाने के लिए सोचता है, क्वालिटी कम हो जाता है, और वही क्वालिटी कम करने के चक्कर से इनको जो है ज्यादा फायदा होता है कंट्रैक्टर को। तो ये हकीकत है। जहां पर आपको 100 कलबट का डीपीआर में होता है, लेकिन वो कलबट को दिखाता भी नहीं, उसमें 100 में से लगभग ज्यादा 50-60 होता है, बाकी 40-30 कलबट को नाम से वो लोग खा देते हैं, यानी उसका पैसा का, या रिटर्निंग वाल, ऐसे बहुत सारे होते हैं। जो हम लोग बोलते हैं ना, जो सीमेंट ब्रिज यानी आरसीसी ब्रिज होता है, कहीं आरसीसी ब्रिज 10 बनाना होता है, लेकिन उसमें 4 से काम चला लेता है। तो ऐसे करके आज के समय में इन लोगों के पास पैसा है। तो मैं शुरू में भी कहा था, मैं सभी कंट्रैक्टर पर ब्लेम नहीं कर रहा हूं।
जो जो कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने गलत काम किया है मैं उन पर जो है फोकस कर रहा हूं। ये तो कॉन्ट्रैक्टर यानी फर्स्ट जो बिजनेसमैन जो अच्छा काम अपना मेहनत से जो है पैसा कमा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर मेहनत जरूर करता है लेकिन क्वालिटी में काम नहीं करता है, कंप्रोमाइज कर देता है, डीपीआर के मुताबिक काम नहीं करता है, जिसका जीता जागता नमूना जो है नेशनल हाईवे 415 है। आगे हम लोग चलते हैं। जिसका पास पैसा है, इंजीनियर के पास पैसा है। इंजीनियर के पास पैसा है, इसीलिए इंजीनियर में कौन कौन लोग आता है? जेई, जिन्हें हम जूनियर इंजीनियर कहते हैं, यानी किसी भी डिपार्टमेंट का। दूसरा एई, जिन्हें हम कहते हैं असिस्टेंट इंजीनियर। ईई, जिन्हें हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या फिर चीफ। इनके पास आज के समय में पैसा है। इसीलिए है क्योंकि मैं ये फिर भी सभी इंजीनियर वालों को मैं नहीं कह रहा हूं। अगर अरुणाचल में अभी के समय देखा जाए ये रेशियो जो है कम से कम 80/20% होगा, यानी 20% ऐसे लोग होंगे जो ईमानदार से पैसा कमाता है और ईमानदार से काम करता है, और 80% ऐसे होगा जो ईमानदार से काम नहीं करता है। वो हमेशा ये सोचता है कि कोई काम लेके आएगा वहां से पर्सन कितना लेना है, यही सोच के बैठता है। या फिर कोई बड़ा काम आता है तो वो काम को अपने दोस्त को या फिर अपने भाई को या फिर अपने परिवार के लोगों को किस प्रकार टेंडर दिलवाना है ये सोच के बैठता है। जबकि उसको जो है सरकारी तनख्वाह देती है, सरकारी उसको सैलरी देती है उसी काम के लिए, फिर भी क्या जरूरत है वो टेंडर में कूदने के लिए? जब वो टेंडर में कूदेगा तो बाकी जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है क्या काम करेगा? जिस वजह से आज के समय में इसके पास पैसा है। मैं तो ये कहूंगा कि अरुणाचल में जो जो इंजीनियर है, जेई से लेकर के चीफ तक, जिसके पास बड़ा बड़ा मकान है, जिसके पास बड़े बड़े गाड़ियां हैं और जिसका जो है बहुत सारे पैसा है, उनको जो है ईडी लगना चाहिए, सीबीआई उनको लगना चाहिए। कभी कभी यहां पे सवाल उठाता है कि सच मायने में क्या ये गवर्नमेंट एजेंसी भी सही से काम करता है कि नहीं? तो यहां पर इन तमाम लोगों को मैं 80% लोगों के लिए बात कर रहा हूं। 20% अच्छे लोग हैं, आज के समय भी अच्छे लोग हैं, जो एई है, जेई है, चीफ है या फिर एक्शन है, अच्छे लोग हैं जो सही मायने में अरुणाचल को विकास करना चाहता है, सही मायने में अपने जो है अपना जो कुर्सी है उसको सही मायने में ड्यूटी निभा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करप्ट से पैसा कमाना चाहते हैं। और आज के समय में देखिए, जिसका पास जो कि रेगुलर भी नहीं है, जो कि इंचार्ज में होता है, एई भी इंचार्ज में होता है, कई जगह डिस्ट्रिक्ट में एई लोग इंचार्ज में है, चाहे आप पीएचई डिपार्टमेंट कह लीजिए, पीडब्ल्यूडी कह लीजिए, आरडब्ल्यूडी कह लीजिए, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पर एई जो इंचार्ज में है लेकिन उसके पास आज करोड़ों का संपत्ति है। वो पैसा कहां से आता है? तो इसीलिए आज हमने तीसरा नंबर पर ये इंजीनियर को रखा है। उनके सैलरी के मुताबिक, या मान लीजिए उन्होंने 30 साल जो है एक डिपार्टमेंट में काम किया, उनके सैलरी को कैलकुलेट करके अगर उनका प्रॉपर्टी को आज तुलना किया जाएगा ना, आप उसका प्रॉपर्टी और सैलरी को देख करके आप चौंक जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जेई के पास इतना करोड़ों का प्रॉपर्टी होगा आज के समय में। लेकिन ये सच्चाई है, जो गलत काम करता है उसको खराब जरूर लगेगा, सच्चाई को बोलना पड़ेगा, ये है सही सच्चाई है। तो ये हमने तीसरा रखा है। अगर दूसरा फोर्थ पॉइंट में हम लोग जाता है, आज का समय में डायरेक्टर के पास पैसा है। इसमें भी सभी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, इसमें भी हमने 80/20 लिया है। 80 लोग ऐसे हैं जो सच रूप में जो है पैसा कमा रहा है, 20 ऐसे हैं जो पुराने ख्यालत के लोग हैं और जो सच्ची रूप से काम कर रहा है, अपनी कुर्सी को सही निभा रहा है। इसको मैं मानता हूं। ऐसे भी डायरेक्टर हमें बहुत मिले हैं, उनके पास आज के समय में भी सैलरी के अलावा उनके पास कोई घर में घर में प्रॉपर्टी है, ना उनका सही गाड़ी है। आज के समय में देखता हूं ऐसे भी बहुत डायरेक्टर हमें मिले हैं। लेकिन जो नया जो डायरेक्टर बने हैं, जो पॉलिटिकल जो बेस से जो है डायरेक्टर जो लोग बने हैं, आज उनके पास में लाखों करोड़ों का संपत्ति है। इसमें भी हमने डेप्यूटी डायरेक्टर को हमने 80/20 रेशियो में रखा है। 20 ऐसे % लोग हैं जो सही मायने में अच्छा काम कर रहा है, लेकिन 80 ऐसे लोग हैं जो नए डायरेक्टर बने हैं, जो पॉलिटिकली अपॉइंट किया गया है, वही लोग के पास आज लाखों करोड़ों का पैसा है। और आप मानने को यह भी तैयार होना होगा कि वो लोगों को जो है सच्ची रूप में जो डायरेक्टर मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है, जो सच्चाई रूप से जिसको इंचार्ज डायरेक्टर का मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता है। लेकिन पॉलिटिकल बैकिंग से जो रातों रात जो है जिसको इंचार्ज डायरेक्टर बनाया जाता है, डेप्यूटी डायरेक्टर बनाया जाता है, आज उसके पास करोड़ों का पैसा है। वो पैसा कहां से आता है? क्या वो पैसा जनता का पैसा नहीं है क्या?
क्या वो पैसा पूरा अरुणाचल के विकास के लिए पैसा नहीं था क्या? जो गलत तरीके से पैसा कमाया गया, वो पैसा कहां से आया, ये जानना जरूरी है। हां, कुछ लोग हैं जो मेहनत करके एक दो काम करके अपना पैसा कमा के जो है वहां से बिजनेस चलाता है, बिजनेस करके खुद को लाखपति बनाया, खुद को करोड़पति बनाया, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन डिपार्टमेंट की जब हम लोग बात करते हैं, सरकारी की जब हम बात करते हैं ना, मैं किसी इंडिविजुअल के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, मैं तमाम डिपार्टमेंट के लोगों को, और जो ये काम कर रहा है वो खुद समझ जाएगा कि हाँ, मैंने इस प्रकार का पैसा कमाया है, मैंने करप्ट से पैसा कमाया, उनको समझ में आ जाएगा। और जो सही मायने में अपना कुर्सी को सही निभा रहा है और अपना ड्यूटी सही से कर रहा है, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसके लिए। तो ये है डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर की जब बात करते हैं। ये आगे है, हम लोग बोलते हैं एओ बोलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ये भी एक बना दिया गया डिपार्टमेंट में। आज उसके पास बहुत सारे संपत्ति है। शुरू में मैंने कहा ना, यदि इसके पीछे ईडी और सीबीआई लग जाएंगे ना, तो आज के समय में शायद वो सब पैसा अगर वापस निकाल दिया जाएगा ना, अरुणाचल प्रदेश जो है बहुत सुंदर हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश जिसको हम स्मार्ट सिटी बोलता है ना, ये बहुत सुंदर हो सकता है। यहाँ पर सब कुछ जो है ठीक हो सकता है। यहाँ हर दिन जो है जो गवर्नमेंट का जो है सिटी ट्रांसपोर्ट जो है चल सकती है। आज हमको सरा हुआ ट्रांसपोर्ट में जाना पड़ता है ना, हम लोग एसी जो दिल्ली में चलता है, ऐसे बस में हमारा आदमी लोग जो है सफर कर सकता है। चाहे उसमें गवर्नमेंट नौकरी करने वाले हो या फिर जो पब्लिक में सर्विस देने वाले हो, ये लोग जो है कम किराया में जो है ईटानगर तो नाहरलगन तो बांदरदेवा से फिर वापस यहाँ पर गोपुर की ओर जा सकता है। लेकिन आज देखिए, क्या यहाँ पर कोई स्टेट सर्विस बस जो है कंटिन्यू चलता है? चलता भी है तो कोई जाता नहीं, क्योंकि इतना गंदगी है और उसको रेगुलर करना भी नहीं चाहता है। तो ये इशू है, ये पैसा को क्यों खा रहा है, इस वजह से तो अभी नहीं हो पा रहा है ना। ये है आगे जो है, हमने एओ का बात किया। आगे जो है नोडल ऑफिसर आप लोग सुना होगा, हर डिपार्टमेंट में एक नोडल ऑफिसर है। चाहे स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, इसका भी नोडल ऑफिसर है। चाहे जिसे पीएमजीएसवाई की जब हम बात करते हैं, इसका भी नोडल ऑफिसर होता है। किसी भी डिपार्टमेंट में अलग अलग सब्जेक्ट का, अलग अलग चीज का जो है नोडल ऑफिसर है। तो वही नोडल ऑफिसर पंचायत डिपार्टमेंट में जाइए, उसका भी नोडल ऑफिसर है। मतलब पंचायत काम को पूरा देखने के लिए एक नोडल ऑफिसर होता है। टूरिज्म में जाइए, उसमें भी एक ऑफिसर होता है जिसको नोडल ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन उसको अलग में रखा जाता है। तो आज उनके पास इतना पैसा कहां से आया, एक नोडल ऑफिसर के पास? क्या नोडल ऑफिसर को पैसा खाने के लिए नियुक्त किया जाता है, या फिर स्टेट को विकास करने के लिए, या फिर डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने के लिए नोडल ऑफिसर दिया जाता है, पब्लिक को जो है सेवा देने के लिए दिया जाता है, या फिर उसको पैसा कमाने के लिए दिया जाता है? ये नोडल ऑफिसर जिसको बनाता है, वो जो है रातों रात कहां से पैसा आता है, कैसे लाखपति करोड़पति बन जाता है रातों रात? तो ये पैसा जो ये लोग गलत धंधे से कमा रहा है, ये जनता का तो पैसा है, स्टेट का पैसा है, जो स्टेट के एक्सचेकर से निकाला जाता है। स्टेट के जनता के भलाई के लिए पैसा आता है। चाहे सेंटर से बेचता हो, ये पैसा सेंटर के लिए आता है। सेंटर जो है स्टेट के लिए बेचता है ताकि अरुणाचल प्रदेश जो आगे बढ़े। लेकिन ये पैसा को जो है डिपार्टमेंट के लोग ही अगर उससे करप्ट करके खा दिया जाएगा, तो जनता को क्या मिलेगा? ना जनता को विकास मिलेगा, ना जनता को कुछ काम मिलने वाला है। जब डिपार्टमेंट के बड़े बड़े लोग ही काम करेगा, तो आप अंदाजा लगा के देखिए ना, जो बेचारा पढ़े लिखे जो नौजवान जो बेरोजगार है, जिसे हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ये लोग क्या काम करेगा? ये इधर जाओ तो उनके लिए काय, वापस पीछे आओ तो उनके लिए काय, ऊपर देखो तो कोई ऊपर से देखने आशीर्वाद देने वाला नहीं है। तो वो लोग लड़का कहां जाएगा? आप लोग जो है डायरेक्टर जो है, एई जो है, जेई जो है, एक्शन जो है, चीफ जो है, काम को एमएलए, मिनिस्टर, ये लोग जो है टेंडर, अपना डिपार्टमेंट का टेंडर को अपने लोगों को ही देता है। तो ऐसे होने से बेचारा अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो कहां जाएगा? वो कहां जाएगा? यही तो भटकता है ना वो लोग, ये भटक के घूमता है, कहां जाएगा वो लोग? प्रॉब्लम तो ये है, इतना प्रॉब्लम है। आज इस पर कोई चर्चा नहीं करती। इलेक्शन आ गया, इस पर कोई चर्चा नहीं होता कि हमें 5 साल में और क्या काम करना है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है। ना ऑपोजिशन चर्चा कर रहा है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी चर्चा कर रहा है, ना मौजूदा समय में जो सरकार चला रहा है वो इसको चर्चा कर रहा है, ना बुद्धिजीवी चर्चा कर रहा है, ना कोई सोशल वर्कर चर्चा कर रहा है, ना कोई स्टूडेंट लीडर चर्चा कर रहा है, ना कोई एनजीओ चर्चा कर रहा है, कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है। सरकार आने के बाद यही लोग जो है सरकार के पीछे पीछे भागेंगे काम मांगने के लिए। प्रॉब्लम तो यही है। तो जनता बीच में पिसना पड़ता है, लेकिन जनता का पास ताकत तो है कि आपको सही आदमी को चुनने का।
जनता के पास ताकत है, आप अपने जो ताकत को भी, आप एक वोट को भी आप पैसा से तोलते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस पर भी जोर दे रहा हूं कि मनी कल्चर को कम करने के लिए आपको अच्छा नेता चुनने के लिए आपको पैसा नहीं लेना चाहिए। तो हमने नोडल ऑफिसर का बात किया, आगे हम लोग जाते हैं, डीटीओ बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर। आप लोगों ने सुना होगा, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर के पास बहुत पैसा होता है। अगर इसमें हमने रेशियो लिया है 90/10, 10% ऐसे होगा जो सही मायने में अच्छा ऑफिसर होगा। पूरा अरुणाचल प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट में एक डीटीओ होता है। डिस्ट्रिक्ट जो ट्रेजरी ऑफिसर होता है ना, जहां पर जितना सरकारी काम होने के बाद चेक वहां आता है, जो उधर पैसा एक्सचेकर उधर आता है, वो पूरा पैसा को वही देखता है, वहां से वो विड्रॉ करवाता है, कुछ करता है, वहां से होता है। आज के समय में ये डीटीओ के पास इतना पैसा कहां से आता है? खासकर जो अभी नया नया 2-3 साल पहले या फिर 5 साल पहले जो नियुक्त हुआ है, या फिर जो एग्जाम्स दे करके जो आया है, उनके पास आज के समय में लाखों का पैसा, करोड़ों का पैसा। लेकिन उनका सैलरी को जब देखता है, ज्यादा ज्यादा कितना होगा? 80,000, 90,000, या फिर 1 लाख, या फिर 1,50,000। तो 1,50,000 से भी आपका घर का खर्चा चलता है, आपका बच्चों का स्कूल होता है, आपका गाड़ी होता है, आपका कोई घर में काम करने वाला होता है। उस सब को देने के बाद भी अगर आपका 1,50,000 सैलरी मान लीजिए, वो सैलरी को भी अगर आप सही मायने में इस्तेमाल करने के बाद भी आपका पास महीना में मान के चलिए कि 50,000 ही बचता है। एक महीना आपका सैलरी लेने के बाद 1 लाख पूरा आपने बच्चों के स्कूल के लिए फी दे दिया। लेकिन आज के समय में एक महीना में बच्चों का फी, और बड़े बड़े लोगों बच्चों का तो स्कूल, ऐसे स्कूल में बच्चे पढ़ाते हैं जहां पर 5 लाख, जहां पर 10 लाख महीने में ली जाती है, साल में जो है लगभग 30-40 लाख ले जाती है। ऐसे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ऐसे सैलरी के बाद भी आज आपके पास में लाखों का संपत्ति, करोड़ों का संपत्ति, करोड़ों का प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, गाड़ी, आप गाड़ी पकड़ रहे हैं 50 लाख का, मान के चलिए। एक जेई आज के समय में 50 लाख का फॉर्च्यूनर पकड़ रहा है, एक ए जो है फॉर्च्यूनर पकड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके जो फॉर्च्यूनर पकड़ने का मुझे कोई दुख है, मैं दुख नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है ना कि आपका सैलरी तो 50, 70, 80,000 है। चलिए, आप बैंक लोन भी लिया होगा, मान के चल सकते। बैंक लोन को लेने के बाद भी आपका पास घर है, जमीन है, और 3-4 गाड़ियां हैं, और अपने बच्चों को आप पढ़ाते हो। और ये मतलब सैलरी तो आपका 80,000 है, 1 लाख है, लेकिन आप गाड़ी पकड़ रहे 50 लाख का। तो ये कहां से आता है? तो यहां पर तो क्वेश्चन बनता है ना। तो ये जायज है? तो ऐसी चीजों को ये कहां से आता है, समझ में नहीं आता। तो आज के समय में डीटीओ के पास पैसा है, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिस के पास, ऑफिसर के पास, सॉरी ऑफिसर नॉट ऑफिस, ऑफिसर के पास बहुत सारे पैसा है। ये पैसा कहां से आता होगा? इन पर सीबीआई लगना चाहिए, इन पर ईडी लगना चाहिए, इन पर स्टेट का इंटेलिजेंस जो है इनके पीछे पड़ना चाहिए। पड़ेगा क्यों? कारण क्या है? यही ऑफिसर लोग जो है पैसा को निकालकर, अपना जो है काला धन को निकालकर आज के समय में किसी नेता को स्पॉन्सर करता है। पता है, किसी नेता को स्पॉन्सर की जाती है ताकि जीतने के बाद यही लोग जो है और ऐसे ही ब्लैक मनी कमाए। ये सच्चाई है, और सच्चाई सबको कड़वा लगता है, और सच्चाई को तो बोलना पड़ेगा। किसी ना किसी दिन किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। दुनिया में जीने के लिए केवल हर इंसान को एक मौका मिला है, और मैं चाहता हूं कि उस एक मौके को कम से कम आप समाज के लिए, कम से कम आप अपना स्टेट के लिए, कम से कम आप अपना डिस्ट्रिक्ट के लिए, कम से कम आप अपना देश के लिए, कम से कम अपना समाज के लिए, या फिर अपने भाई भाई या फिर अपने परिवार के लिए एक अच्छा काम कर जाना चाहिए। आप जितना भी पैसा कमा लीजिए ना, उस पैसा को तो आप लेके वापस नहीं जाएंगे। लेकिन सच्चाई से, आप अच्छा सोच विचार से, मेहनत से पैसा कमाइए। वो पैसा अगर आपके पास करोड़ भी होता है, किसी को कोई सवाल करने वाला आपको कभी नहीं होगा। लेकिन आप कुछ समय में गलत तरीके से करोड़ों का पैसा प्रॉपर्टी बनाता है ना, उसमें बहुत सारे लोगों का बददुआएं जाती है। और मैं उम्मीद करता हूं ऐसे करप्ट पैसा को कम से कम गलत तरीके से कमाने के लिए कम सोचिए। तो आज के समय में इसके पास पैसा है। आगे हम लोग जाते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी। मैं किसी सेक्रेटरी पर मैं
डायरेक्टली नाम नहीं लूंगा, क्योंकि आपको पता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट सेक्रेटरी को आप देखिए, आज के समय में डेप्यूटी सेक्रेटरी को देखिए, या फिर उसमें जो भी सेक्रेटरी है या फिर इंचार्ज है, डायरेक्टर है, उनको देखिए, उनके पास बहुत संपत्ति है। उनका कितना होगा सैलरी? ज्यादा 2,50,000। 2,50,000 तो मुश्किल है, क्योंकि आज के समय में प्रोफेसर को भी लगभग 2,50,000, 2,20,000, 1,80,000 तो मिलता है। लेकिन जो आज के समय में डेप्यूटी सेक्रेटरी प्लानिंग में जो बैठते हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस में जो बैठते हैं, अंडर सेक्रेटरी जो बैठता है, उसके पास इतना पैसा कहां से आया? लाखों करोड़ों का पैसा कहां से आया? अच्छा, ये पैसा तो उनको व्यक्तिगत तौर पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं दिया होगा, ये पब्लिक का ही तो पैसा होगा, सरकार का एक्सचेकर में आया होगा। तो ये पैसा कहां से आकर के ये लोग ने अपना से जो है संपत्ति आज के समय में इतना करा किया? आज के समय में करोड़ों का संपत्ति, लाखों का संपत्ति, लाखों का जमीन जायदाद, ये उनके पास कहां से आया? ये चेक करना चाहिए, इसको सीबीआई बिठाना चाहिए। नहीं होगा तो इस प्रकार का अरुणाचल चलते रहेगा तो हमको केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल करोड़ों, हजारों, अरब करोड़ भी स्टेट को भेजे, क्योंकि हमारे ये बॉर्डर एरिया में पड़ता है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमको बहुत प्यार करते हैं। अगर वो 1,000 करोड़ भी भेज दे, लाख करोड़ भी भेज दे, अगर इस प्रकार का गलत काम होगा, इस प्रकार का करप्ट सिस्टम होगा ना, ये पैसा कभी भी स्टेट के भलाई के लिए खर्च नहीं किया जाएगा, हमारी जनता के भलाई के लिए कभी नहीं होगा। ये उन तमाम जो गलत नेताओं के पास चला जाएगा और गलत जो ऑफिसर के पास चला जाएगा, जो करप्ट ऑफिसर है उसके पास चला जाएगा। वो अपना जेब भरने में बिजी है। कोई स्टेट के भलाई के लिए कम लोग सोचने वाला है, सोचने वाला जरूर है लेकिन कम लोग हैं। बस वो अपने परिवार को कैसे आगे ले जाना है, बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस होना है और हमारे परिवार लोगों को कैसे टेंडर मिलना है, ये सिर्फ सोच रहे हैं। तो इसको ध्यान देना चाहिए। तो आज के समय में फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो लोग हैं उसके पास पैसा है। आज से 3-4 साल पहले अगर पीछे हम लोग जाता है, बहुत सारे ऐसे हैं जिसके पास आज के समय में अनगिनत जो है प्रॉपर्टीज है। आगे हम लोग चलते हैं, जो डेप्यूटी सेक्रेटरी हमने बात किया, तो आगे हम लोग चलते हैं स्टूडेंट लीडर। आज के समय में स्टूडेंट लीडर के पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट लीडर हुए हैं जो बचपन से और उनके परिवार जो है पहले से पैसे वाले थे और पहले से उनका बड़े परिवार है और उनके पास पहले से कॉन्ट्रैक्ट काम है, बिजनेस काम है। ऐसे भी बहुत सारे लीडर हैं। मैं सभी लीडर पर बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे लीडर पर जो अभी के समय में गलत तरीके से पैसा कमाया है। तो आज के समय में स्टूडेंट लीडर के पास पैसा है, लेकिन मैंने शुरू में कहा यह सभी स्टूडेंट पर लीडर पर लागू नहीं होता है, जो गलत काम करता है उस पर लागू होता है। आज के समय में स्टूडेंट के पास कहां से अचानक में बड़े बड़े गाड़ी आ जाता है, बड़ा बड़ा जमीन जायदाद आ जाता है। तो इसीलिए हमने स्टूडेंट लीडर को लिया है। यह सभी स्टूडेंट लीडर के लिए नहीं है, केवल उस स्टूडेंट लीडर के लिए जो गलत तरीके से पैसा कमा रहा है, जो गलत तरीके से आज के समय में उसके पास प्रॉपर्टी है, उसके पास बड़े बड़े कार है, उसके लिए है, जो गलत तरीके से कमाया। और जो अच्छे तरीके से, जो ईमानदारी से काम करते हुए जो कमाया, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूं, जो गलत तरीके से कमाया उसके लिए। तो आज के समय में स्टूडेंट लीडर के पास है। और आगे जाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट के बाद। उसके बाद आज के समय में पैसा किसका पास है? चीफ मिनिस्टर के कास्ट लोगों के पास पैसा है। चीफ मिनिस्टर आप लोग जानते हैं ना, चीफ मिनिस्टर बोलते हैं तो अरुणाचल का कोई भी चीफ मिनिस्टर हो सकता है। अभी का प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर नहीं, उससे पहले का, पीछे का चीफ मिनिस्टर, उससे पहले पीछे का चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के कास्ट लोगों के पास बहुत पैसा है। यह सच्चाई है, यह सच्चाई को कोई ठुकरा नहीं सकता। चीफ मिनिस्टर के कास्ट लोगों के पास आज के समय में बहुत पैसा है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के कास्ट लोगों के पास आज के पास बहुत पैसा है। मिनिस्टर MLA के कास्ट लोगों के पास आज के समय में बहुत पैसा है। ये पैसा कहां से आता है, तो ये समझना होगा और ये सच्चाई है। तो आप देखिए चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, MLA, जिनके उनके कास्ट लोगों के पास आज के समय में बहुत सारे संपत्ति है। तो ये संपत्ति कैसे बनाता है? तो यहां पर जनता को समझना होगा ना कि अगर गरीब और अमीर अगर गिना जाए अरुणाचल प्रदेश में, और जो अभी के समय बहुत मेहनत करने वाले जो मिडिल क्लास परिवार के लोग हैं, या फिर जो गरीबी रेखा से जो लोग नीचे बैठते हैं, जिसे हम लोग BPL कहते हैं, अगर ऐसे पॉपुलेशन को काउंट किया जाएगा, ये पॉपुलेशन ज्यादा है आज के समय में। फिर भी हम लोग जो है
जो गरीब लोग होता है, अमीर लोगों को जो है हमेशा उनके बातों को मानता है। मतलब समय भी ऐसे हैं कि उनको अपना रोजी रोटी कमाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए बात तो मानना पड़ेगा। तो आज के समय में चीफ मिनिस्टर के कास्ट लोगों के पास बहुत पैसा है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के कास्ट लोगों के पास बहुत पैसा है, मिनिस्टर के कास्ट लोगों के पास बहुत पैसा है, एमएलए के कास्ट लोगों के पास बहुत पैसा है। अगर जो सरकारी, जो जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जो इंडिपेंडेंट जो इंस्टीट्यूशन है, सीबीआई, ईडी, जो भी, अगर इस पर काम करना शुरू कर देगा ना, अरुणाचल का पूरा जो तमाम जो है काला धन जो है वापस आ सकता है। तो इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो जो हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट जो इंस्टीट्यूशन है, जिसे हम लोग ईडी बोलते हैं, सीबीआई बोलते हैं, अगर इसमें जांच कर दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज जो है सामने आ सकती है। आगे हम लोग चलते हैं। तो ये है, ये उन तमाम लोग, कास्ट लोगों के पास पैसा है आज के समय में, इसलिए हमने इस तमाम चीजों को लिया है। तो अभी इलेक्शन है, चलिए अभी इलेक्शन है, तो अभी इलेक्शन में क्या हो रहा है? अभी इलेक्शन के लिए क्या हो रहा है? इलेक्शन के लिए ये एमएलए जो अभी कंटेस्ट कर रहा है, ये केवल 2 महीने के लिए मेहनत करेगा। अभी सबको पता है, हर कंस्टिट्यूंसी का जो एमएलए है, ये लोग जो है अपना अपना जगह में घूम रहा है, रात को बस्ती में सो रहा है, गांव में सो रहा है, और जिसको भी मिल रहा है नमस्ते, हाथ मिलाओ, नमस्ते, हाथ मिलाओ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हो, ठीक हो, अच्छा हो, कैसे हैं, परिवार कैसे है, अभी बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, कितना तक पढ़ चुका है, और कहां कहां में बच्चे पढ़ रहे हैं, ये लोग अभी बोल रहा है। लीडर जो अभी लीडर कंटेस्ट कर रहा है, आपको पता है ना, इलेक्शन 19 को है, मतलब ये जो अप्रैल 19 को कास्ट है। मतलब इसके लिए अभी ये लोग क्या कर रहा है, अपना शकल को बदल दिया। अभी ये लोग का अंदर में बहुत टेंशन जरूर है, लेकिन उसका चेहरा जो है पूरा खिला हुआ होगा, और ये मुंह जो है मुस्कुराया होगा, और आंख जो है पूरा खिला आपको बहुत अच्छा स्वागत करेगा। अगर अभी आप ना किसी भी नंबर से फोन करेंगे ना, उठाएंगे, बोलेंगे सर आप कहाँ है, वो बात करेगा। अरे भाई बोल रहा है, कहाँ में भाई, ठीक है, कहाँ है, चलो ठीक है, गांव में आने से मिलना हमको, मैं अभी गांव में हूं, ये बोलेगा। तो ये अभी उनका जो है बनने का समय है, अभी वो एक्टिंग करेगा। अभी बहुत बड़ा फिल्म बन रहा है जिसमें वो एक्टिंग कर रहा है, लीडर जो एक्टिंग कर रहा है, और ये एक्टिंग को आप खुद ही पहचान सकता है। 2 महीना के लिए मेहनत करेगा भाई साहब, याद रखना, 2 महीना के लिए, केवल 2 महीना। अभी ये महीना लास्ट महीना है, या 19 तक के लिए ये लोग मेहनत करेगा, जिस दिन कास्ट, यानी 18 शाम तक ये लोग मेहनत करेगा। उसके बाद जीतने के बाद ये कभी मुश्किल से आपके बस्ती में आएगा, मुश्किल से आपके घर में आएगा, मुश्किल से आपका हालचाल पूछेगा, मुश्किल से आपका कांटेक्ट नंबर को उठाएगा, मुश्किल से आपको घर में मिलेगा। ये लोग जो है ना सीसी कैमरा में बैठ करके देखेगा। उस समय जीतने के बाद मंत्री भी बन गया होगा, मतलब सिंपल एमएलए भी बन गया होगा, और सिर्फ अपना घर में सीसी कैमरा में देखेगा कौन लोग आया है, ये लड़का आ रहा है क्या, वो लड़का आ रहा है क्या, वही देखेगा। जिसको मिलना है वो सिर्फ फोन में हेलो कर देगा या फिर मैसेज कर देगा। खास लोगों को, जो आम जनता है ना, जिसको आज बोलता है कि जो वोटर्स जिसको पैसा दिया जाता है, ऐसे खबरें आती है, वो जब आप अपना परिवार के मेडिकल केसेस के लिए जाएगा तो आपको नहीं मिल पाएगा। अभी के समय अगर आप उस एमएलए कैंडिडेट के पास जाएंगे ना, बोलेगा मेडिकल केसेस है, आपको तुरंत तो मदद करेगा, मेरा ये प्रॉब्लम है, तेल तुरंत भर देगा, आपको पूरा अभी बात मानेगा। जीतने के बाद बाबा ये लोग तौबा तौबा हो जाएगा। उस समय आंख आपको दिखाई तो दिया, लेकिन आपको नहीं देखने वाला जैसे एक्टिंग करेगा, जैसे कि आपको दिखाई नहीं दे रहा हो ऐसे आपको एक्टिंग करेगा। अभी जहां भी दिखाई देगा, अरे भाई कैसा है, ठीक है, अरे भाई कैसा है, ठीक है, घर आओ, कैसे है, हालचाल ठीक है, मैंने शुरू में कहा। जीतने के बाद ये लोग गिरगिट बन के बदल जाएंगे, रंग बदल जाएगा, और आपके गांव में शुरू में मैंने कहा कम आएगा, आपके हलचल को कम पूछेगा, आपका कांटेक्ट नंबर को उठाएगा ही नहीं। अगर आप घर में जाते भी हो तो आपको जो है सीसी कैमरा में देख रहा होगा कि कौन कौन आया है, किस किस को हम मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता। अगर आप फोन भी करेंगे बोलेगा कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, अभी आप नहीं आ सकते, तो 5 साल ऐसे ही गुजर जाएगा। तब आप फिर शिकायत करेगा कि हमने कौन सा एमएलए को हमने चुन लिया, कौन सा नेता को हमने नेता बनाया, किसको हमने सपोर्ट किया। ये आप 5 साल कोसते रहेंगे,
5 साल अपने आप को दुख जताएगा कि हमने कौन सा लीडर को चुना है। तो इससे अच्छा तो अभी आप अच्छा लीडर को खुद ढूंढिए ना। आप खुद आपको ढूंढते हुए अभी लीडर आ रहा है, तो इससे अच्छा आप लीडर को आने दीजिए, फिर भी आप अच्छा लीडर को चुनिए, ताकि 5 साल में आपको जो है अफसोस ना हो कि आपने अच्छा लीडर को चुना है। तो ऐसा अरुणाचल में नहीं होता है, क्योंकि जितना भी अभी जो एमएलए जो घूम रहा है उनके कंस्टिट्यूएंसी में जाके देखेंगे ना स्कूल सही है, ना मेडिकल सही है, ना रोड कनेक्टिविटी सही है, ना टेलीफोन कनेक्टिविटी सही है। तो आज के समय में जनता को क्या चाहिए? जनता को रोड चाहिए, मेडिकल चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए, नेट कनेक्टिविटी चाहिए। ज्यादा तो नहीं है, 4 तो चाहिए ना। ये 4 को अगर पानी, जिसको हम पानी बोलता है, जो कि जेजेएम के नाम से जानते हैं, अगर ये ठीक कर देगा तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज आप देखिए, हाँ 1-2 कंस्टिट्यूएंसी को छोड़ करके, हालांकि मैं बता दूं अरुणाचल के किसी भी एमएलए कंस्टिट्यूएंसी में आप जाके विजिट कीजिए, गांव-गांव में जाइए, आज तक ऐसे जगह भी हैं जहां पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, जहां पर टेलीफोन की सुविधा नहीं है, जहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, जहां पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, जहां पर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। लेकिन ये नेता लोग उसको देखेगा नहीं। नहीं देखेगा। ये लोग सिर्फ अभी आपसे वोट मांगने के लिए अच्छा बात करेगा, सिर्फ कुछ नहीं, अच्छा बात करेगा। ये आपको ध्यान देना है। और हमने शुरू में बता दिया, जितना जो हमने बोला है ना, ये नेता लोग कल को जीतने के बाद में कोई टेंडर आएगा तो सबसे पहले सोचेगा कि ये टेंडर को मेरा परिवार के लोगों को मिलना चाहिए, मेरा बेटा का पाम को मिलना चाहिए, मेरा बंजा का पाम को मिलना चाहिए, या फिर मेरा पत्नी का परिवार को मिलना चाहिए। यही सोच के घूमेगा। ये सच्चाई है। इसीलिए आप लोग का पास वो अधिकार है जिस अधिकार को आप इस्तेमाल करके जो है अच्छा नेता को चुन सकता है। नहीं होने से बहुत मुश्किल है, क्योंकि अरुणाचल को मैं बहुत अच्छा से जानता हूं अभी के समय में, और आप अभी तक ऐसा जगह नहीं है जहां मैं नहीं गया हूं। अभी तक मैं नाचो, तो दरअसल आपको बता दूं, नाचो साइड टुटिंग तो गया हूं, नाचो साइड लिमेकिंग में नहीं गया हूं। आपको बता दूं, यहां से सरली और हुरी नहीं गया हूं, दामिन नहीं गया हूं। बाकी सब डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर को मैं विजिट कर चुका हूं। कहां कैसे हालात है मैं सबको जानता हूं। और जितना नेता अभी बोल रहा है ना, ये सब बकवास है, सच्चाई में बता रहा हूं। तो आज के समय में ऐसे विकास को लेकर के ये लोग बात क्यों नहीं कर रहा है? ये सच्चाई तो ये है ना। इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अच्छा अरुणाचल हमको बनाना है। मैं हमेशा इस बात को जिक्र करता हूं कि मैं अरुणाचल को आने वाला 50 साल को देखते हुए मैं जा रहा हूं, क्योंकि 50 साल के बाद मैं नहीं रहूंगा या फिर आप नहीं रहेंगे, लेकिन मेरे बच्चे तो रहेंगे, आपके बच्चे तो रहेंगे। कम से कम अभी हम जी रहे हैं तो हम अपने बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर सेटअप करके जाएं। हम अपने बच्चों के लिए अच्छा अरुणाचल बना के जाएं। हम अपने बच्चों के लिए, हम अपना परिवार के लोगों के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए अच्छा स्कूल सेटअप करें, अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप करें, अच्छा रोड बनवाएं, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी दे, और अच्छा टेलीफोन कनेक्टिविटी दे, अच्छा नेट की सुविधा दे हमारे जो आने वाले बच्चों के लिए। हम केवल अभी अपना लिए सोच रहा है, ये बिल्कुल गलत है। हमको आने वाले 50 साल के लिए अपने पीढ़ियों के लिए सोचना चाहिए। और ये जो है नेता लोग कम सोचता है। नेता लोग को ये चाहिए कि उनके परिवार ठीक हो जाए, उनके बच्चे अच्छा स्कूल में पढ़े, उनके परिवार के लोग जब बीमार होता है अच्छा अस्पताल में जाए। अच्छा अस्पताल भी चाहे तो ईटानगर में भी तो बना सकता है ना, लेकिन इनका बच्चे तो यहां नहीं जाएंगे, इनके परिवार के लोग यहां पर भर्ती नहीं होंगे। इनका परिवार तो यहां से दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई में ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, यहां तक कि अलग कंट्री में ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे। तो ऐसे में हम गरीब परिवार, जो मिडिल क्लास जिसे हम बोलते हैं, और हम जिसे बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन जिसे हम बोलते हैं, ऐसे लोग कहाँ जाएंगे जो अभी के समय में एक वक्त का रोटी जो है अपना परिवार के लिए दिन भर कमाता है? ये लोग कहाँ जाएंगे? तो आप अपने लिए सोचना है, आप अपने बच्चों के लिए सोचना है, अपने आने वाले अरुणाचल के लिए सोचना है। अच्छा अरुणाचल हम सब मिलकर कैसे बनाए? ये नेता लोग सब जो है नाटकबाजी है। और अरुणाचल में आज हमको बता के दिखाए एक कॉन्ट्रैक्टर कि जो किसी भी काम को डीपीआर के मुताबिक किया हो, इसे बताए। और आज एक एमएलए बताए या फिर एक मंत्री बताए कि आपने कभी अपना परिवार को फेवर करते हुए किसी टेंडर को जो है नहीं करवाया हो। और आप ऐसे मिनिस्टर का नाम बताइए जो अभी किसी को सिफारिश करके रेगुलर नौकरी नहीं बनाया हो। ऐसे मंत्री, अगर आप में हिम्मत है, कोई मंत्री अगर सुन रहा है,
आप बताएं कि अगर आपके सिफारिश से आज के समय तक आपने किसी को रेगुलर नौकरी नहीं बनाया या फिर किसी को नौकरी भर्ती किसी डिपार्टमेंट में अगर नहीं किया तो वो मंत्री हमको बताए, मैं मान जाऊंगा कि आपने सही काम किया होगा। ऐसा कोई भी मंत्री MLA नहीं होगा जो उनके सिफारिश से अपने परिवार के लोगों को कोई नौकरी न दिलवाया हो, अपने परिवार के लोगों को कोई रेगुलर नौकरी न दिलवाया हो, अपने परिवार के लोगों को कोई अच्छा टेंडर जो है काम न दिलवाया हो। ऐसा कोई भी लीडर अरुणाचल में हो ही नहीं सकता और ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं है जो सही मायने में अच्छा काम किया हो। ये है आज का थोड़ा सा डिस्कशन और अभी समय हो चला है कि MLA लोग का जो है रंग बदलने का, गिरगिट बनने का समय आ गया है, क्योंकि ये होता है लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व। इलेक्शन चल रहा है तो इलेक्शन में कम से कम आपको मनी कल्चर को कम करना चाहिए। उसके बाद जो है अपने वोट राइट को सही जगह में अपना चुनावी प्रक्रिया में जा करके अपना अच्छा नेता को, अपने जो अच्छा लीडर आपको मानता है उसको अपना वोट को मारना चाहिए, जिन्हें हम लोग बोलते हैं कि जो आपका मत का अधिकार है उसको देना चाहिए। साथ ही साथ 10 ऐसे कंस्टिट्यूंसी है जो इस बार जो चुनाव नहीं होगा और उन तमाम लोगों को मैं बहुत दुख प्रकट करके बोलता हूं कि आपको इस बार जो है 2024 इलेक्शन में आपका मत अधिकार जो है आपको मारने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 MLA कंस्टिट्यूंसी जो है अनअपोज हो गया। यानी लगभग मान के चले बहुत सारे ऐसे पॉपुलेशन होगा जो इस बार जो है अपना जो है मत देने का अधिकार को नहीं दे पाएगा। और तमाम अरुण भूमि को देखने वाले 18 साल से ऊपर जिनका पास मतदान देने का अधिकार है, आप सभी लोग 19 तारीख को जा करके मतदान कीजिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र देश में आपको जो एक अधिकार दिया हुआ है मत देने का अधिकार, वो आपके पास, वो उस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। वो अधिकार आपके पास है, आप उसी अधिकार को आप जा करके 19 तारीख को जाके वोट कर सकते हैं। और अच्छा लीडर को चुनना, गलत लीडर को चुनना वो आपके पास है। सरकार बनाने के लिए नेता चुनना वो आपका अधिकार है। इस अधिकार को तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं आपको पूरे अरुणाचल को देखते हुए, आने वाला अरुणाचल को सोचते हुए, समझते हुए, जानते हुए इस बात को मैं रख रहा हूं। यहां पर जितना भी मैंने बात रखा है मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल सच्चाई है और सच्चाई सबको खरवा लगता है। दोस्तों, सभी को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही सपोर्ट कीजिए और आखिर बार मैं फिर ऐसे बोलूंगा कि जितना हो सके इस न्यूज को शेयर कीजिए। और मैं बहुत खुशी हूं कि जब भी आप लोग न्यूज शेयर करने के लिए बोलते हैं, न्यूज शेयर कर देते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूं और मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि सच्चाई को आप तक रखने के लिए। और आजकल आप लोग जानता है कि आज के समय में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, AE, कॉन्ट्रैक्टर सभी लोग और डायरेक्टर से रिटायर होकर के इलेक्शन लड़ रहा है। आप लोग समझ के देखिए ना, उनके पास ही तो पैसा है। बाकी जगह को देखिए ना, क्या मोदी तो कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं है, ना योगी कॉन्ट्रैक्टर है, ना बिजनेसमैन है। वो आज के समय में मुख्यमंत्री है, एक तो PM है। लेकिन अरुणाचल में कुछ अलग है। अरुणाचल में डायरेक्टर से रिटायर वाला, AE से VRC लिया वाला, JE से लिया वाला और बड़े बड़े डेप्यूटी डायरेक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, वो लोग ही आकर के इलेक्शन लड़ता है। यानी वो पैसा जितना कमा के जो इलेक्शन में खर्च कर रहा है, वो पैसा तो कहीं ना कहीं गलत तरीके से तो कमाया होगा ना, गलत तरीके से तो कमा के आया होगा। आप समझ रहा होगा। तो आज के समय में हमको लगता है कि अरुणाचल प्रदेश को जागरूक होने की जरूरत है और आने वाले जो समय में जो है कम से कम अपने ऐसे लोगों को जो सोशल काम करता है, जो NGOs में काम करता है, जो समाज के लिए काम करता है, जो स्टेट के लिए काम करता है, जो यूथ की आवाज बनना चाहता है, या फिर जो पूरे अरुणाचल के लोगों के लिए सोचता हो, ऐसे लोगों को लीडर बनाने के लिए भी आपको कभी दिन सोचना चाहिए। क्योंकि जब तक मनी कल्चर होगा तो मुझे नहीं लगता है कि आप अच्छा नेता को चुन पाएंगे। और नेता चुनने के बाद भी 5 साल आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उस समय आप सोचेंगे कि आपने कौन सा नेता को चुन लिया। और ऐसे अफसोस नहीं होने के लिए मत देने का अधिकार आपके पास है। बाकी सब आप समझदार हैं और मैं उम्मीद करता हूं ऐसे ही खबरें आप तक लेके आता रहूंगा। सभी दोस्तों को जो लोग देख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को गुड नाइट, सबाकेर, शुभ रात्रि।